नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत राजस्थान के जिला जालौर से है। जालौर जिले में एक रानीवाड़ा नाम का गांव पड़ता है। रानीवाड़ा गांव का रहने वाला होता है जय सिंह। जय सिंह अपने गांव में एक फ्रूट की दुकान होती है। फ्रूट की दुकान पे वह फ्रूट बेच के अच्छे खासे पैसे कमाया करता था। वह तकरीबन सुबह 5 बजे के आसपास जालोर की मंडी से फ्रूट खरीद के लेके आता और दिन भर अपनी छोटी सी दुकान में फ्रूट बेचने का काम किया करता था। बस जय सिंह का दिन भर का यही काम होता है। अब जय सिंह के परिवार में उसकी धर्मपत्नी होती है जिसका नाम बबीता देवी होता है। बबीता देवी चरित्र व चाल चलन की कुछ ठीक नहीं होती है। बबीता देवी अपने गांव के एक छोटे से आंगनबाड़ी में काम किया करती थी। आंगनबाड़ी में उसको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था। बबीता देवी की दो बड़ी कमज़ोरियाँ होती है। उसे नए नए कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और दूसरी नौजवान व हैंडसम मर्दों को अपने बिस्तर तक लाती थी और उनके साथ रातें रंगीन करती थी। ये दूसरी बड़ी कमज़ोरी होती है बबीता की। परंतु बबीता को आंगनबाड़ी में कुछ ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, बस 1000-1500 रुपये ही दिया जाता था। उससे बबीता के खर्चे बहुत ज़्यादा थे। बबीता अपने खर्चों के लिए ज़्यादा पैसा चाहती थी, परंतु उसको बहुत ही कम पैसे मिलते थे और इधर जय सिंह की भी ज़्यादा कमाई नहीं होती थी। बस जय सिंह इतना ही कमाता था अपना खुद का खर्चा और अपने परिवार का खर्चा चला सके। बबीता देवी आगे चल के दो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली होती है। उनके एक 17 साल का बेटा भी होता है जो 12वीं कक्षा में पढ़ाई किया करता था, जिसका नाम दीपक होता था। दीपक पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार होता है और वह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया करता था। वह सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास स्कूल जाता और शाम के 3 बजे के आसपास घर आता था। दीपक अपनी पढ़ाई लिखाई पे पूरा ध्यान देता और शाम के समय आधे घंटे के लिए अपने दोस्तों के साथ खेलने जाया करता था। बस दीपक का यही काम होता था। अब कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है, 17 जून 2008, 26 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 4:30 बजे का टाइम होता है। जय सिंह सुबह सुबह फ्रूट मंडी जाने के लिए तैयार होता है और अपनी पत्नी बबीता से कहता है कि मेरे लिए चाय पानी बना दो। फिर मैं चाय पानी और नाश्ता करके ये फ्रूट मंडी से जाके दुकान के लिए फ्रूट लेके आता हूँ। तब बबीता देवी सुबह सुबह उठती है और अपने पति जय सिंह के लिए चाय नाश्ता तैयार करती है और उसे चाय नाश्ता लगा देती है। फिर चाय नाश्ता करने के बाद जय सिंह सुबह के तकरीबन 5 बजे के आसपास फ्रूट मंडी के लिए निकल जाता है और अपनी दुकान के लिए ढेर सारे फ्रूट खरीद के लेके आता है। और इधर सुबह के 8 बजे के आसपास बबीता देवी का बेटा दीपक स्कूल के लिए तैयार होता है और स्कूल में चला जाता है। थोड़ा समय बीतता है और बबीता देवी के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। तो बबीता देवी अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि गांव का एक जमींदार सेठ लालचंद का बेटा रवि बबीता के सामने खड़ा होता है। रवि बबीता को कहता है कि मेरे को जय सिंह से मिलना है। हमारे घर में कुछ दिनों में शादी का प्रोग्राम है। मैं जय सिंह से बहुत सारे फ्रूट लेना चाहता हूँ। तब बबीता ये बात सुन के बड़ी खुश होती है, कहती है कि वो अपनी दुकान पे मिलेंगे। इस टाइम वह दुकान पे फ्रूट बेचने का काम कर रहे हैं। आप सीधे उनकी दुकान पे चले जाओ। तब बबीता देवी उस लड़के रवि को देख के अपनी नीयत में बहुत सारी कमी कर लेती है और उसे
घर के अंदर बुलाने की कोशिश करती है और वह देखती है बातों ही बातों में उस जमींदार लालचंद के बेटे रवि को बबीता देवी घर के अंदर बुला लेती है और चाय पानी के बहाने उसको घर के अंदर बिठा लेती है और कुछ देर उससे बातें करती है और बातें करने के बाद उसको वो रवि को चाय देती है तो रवि इशारों ही इशारों में बबीता की सब हरकत पहचान जाता है। लड़का रवि भी कुछ कम नहीं होता है, वह भी अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं में ज़्यादा ही दिलचस्पी रखता था। ये सब रवि को बहुत अच्छा लग रहा था। तब बबीता और रवि कुछ बातें करते हैं और इसके बाद रवि होता है वह सीधे घर से बाहर निकलता है और जयसिंह की दुकान पे चला जाता है और कहता है कि हमारे घर में आज शादी का प्रोग्राम है तो मैं आपकी दुकान से बहुत सारे फ्रूट ख़रीदना चाहता हूँ। फिर जो जयसिंह होता है वह सेठ लालचंद के बेटे को बहुत सारे फ्रूट दे देता है और फिर सेठ लालचंद का बेटा उन सारे फ्रूट को लेके अपने घर चला जाता है। ऐसे ही 2-3 दिन का वक्त गुजरता है और फिर से घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। उस समय जो जयसिंह होता है वह घर पे नहीं होता है तो सेठ लालचंद का बेटा रवि आता है और वह फ्रूट के पैसे देने के लिए। तब उसको तो बबीता से मिलने का बहाना चाहिए था और वह घर के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है बबीता घर के अंदर अकेली होती है और सेठ लालचंद का बेटा रवि कहता है कि मैं जयसिंह से फ्रूट के पैसे देने आया हूँ। तब बबीता बड़ी खुश होती है, कहती है कि वो अपनी दुकान पे हैं, फ्रूट के पैसे आप मेरे को दे जाओ। परंतु बबीता देवी को पैसे दे दिए जाते हैं और दोनों बैठ के आपस में बातें करने लग जाते हैं। ऐसे ही 2 बार की मुलाकात के बाद दोनों की नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और देखते ही देखते दोनों के बीच गलत रिश्ते भी कायम होने लग जाते हैं। फिर जो महिला बबीता देवी होती है उसको अपने बेडरूम में हाथ खींच के लेके जाती है और रजामंदी से दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। दोनों तब तक गलत रिश्तों को अंजाम देते हैं जब तक दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। जैसे ही दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तब बबीता देवी सेठ लालचंद के बेटे को कहती है कि मेरे को इस काम के बदले कुछ पैसे भी चाहिए। तब सेठ लालचंद का बेटा कहता है कि भाभी जी आप फ़िक्र मत करो, मैं इस काम के आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। तब बबीता देवी बड़ी खुश होती है, कहती है कि इन पैसों से मैं अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के लेके आऊँगी। तब बबीता को 10,000 रुपये सेठ लालचंद का बेटा ज़्यादा देता है और अपना काम ख़त्म करके घर से बाहर निकलता है और सीधे अपने घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आती है 1 जुलाई 2026 की। बबीता देवी अपने घर के कामकाज में व्यस्त होती है और इधर सेठ लालचंद का बेटा है वह भी बबीता से मिलने के लिए ज़्यादा ही कुछ उतावला हो रहा था। तब उसकी पड़ोसन एक होती है जिसका नाम पिंकी देवी होता है, वह जयसिंह की दुकान पे एक दिन फ्रूट ख़रीदने के लिए जाती है। तब बातों ही बातों में जयसिंह से कह देती है कि सेठ लालचंद का बेटा और तुम्हारी पत्नी के बीच कुछ ज़्यादा ही नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। ये बात सुन के जयसिंह को कुछ अजीब सा लगा। जयसिंह इस पड़ोसन पिंकी की बातों पे विश्वास नहीं कर रहा था और वह सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता था। इसके बाद जो जयसिंह होता है वह सेठ लालचंद के बेटे और बबीता के बीच जो रिश्ते हैं उसको दोनों पे
नज़र गड़ाए रखे रहा था। इसके बाद दोनों पे पूरा ध्यान दे रहा था। इधर सेठ लालचंद का बेटा कभी फ्रूट लेने के लिए दुकान पे आता तो कभी घर पे और कभी बबीता से बातें करता। तो इन सब को जय सिंह बड़े ध्यान से देख रहा था। आगे चल के ये दोनों बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाले होते हैं। इधर कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक दिन शाम के समय खाना खा के पूरा परिवार सो जाता है। सुबह के तकरीबन 8 बजे के आसपास जय सिंह कहता है कि आज मैं दुकान नहीं जाऊंगा, मेरे को शहर में कुछ काम है, इसलिए मैं शहर जाके अपना कुछ काम करके वापस आऊँगा। इस काम में मुझे 3-4 घंटे लग जाएंगे। ये बात सुनते बबीता देवी बड़ी खुश होती है, कहती है कि कोई बात नहीं, आप शहर चले जाओ। परंतु जो जय सिंह होता है वह शहर नहीं जाता है। वह बबीता और सेठ लालचंद के बेटे के बीच जो भी चल रहा था उसको वह पकड़ना चाहता था। परंतु फिर बबीता देवी अपना फ़ोन उठाती है और सीधे रवि के पास फ़ोन कॉल करती है। कहती है कि रास्ता साफ पड़ा है, मेरा पति अभी शहर गया हुआ है, सीधे मेरे घर आ जाओ। ये बात सुनते रवि बड़ा खुश होता है और सीधा दबे पांव बबीता के घर पे आ जाता है और आने के बाद घर के अंदर प्रवेश कर लेता है और बबीता अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देती है और रवि का हाथ पकड़ के घर के अंदर ले जाती है। इसके बाद रवि और बबीता के बीच रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होते हैं और काफ़ी देर तक गलत रिश्तों का अंजाम देते हैं। और फिर जो जय सिंह होता है वह घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। तब बबीता देवी घर का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सामने जय सिंह खड़ा होता है। जय सिंह को देख के उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और फिर जय सिंह घर के अंदर प्रवेश करता है और अपने कमरे में जाके देखता है तो वहाँ पर जो सेठ लालचंद का बेटा रवि होता है वह आपत्तिजनक स्थिति में पाया जाता है। और इसको देख के जय सिंह के गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने घर में इधर उधर हथियार देखने लग जाता है। तो उसको एक घास काटने की दरांती दिखाई देती है तो दरांती उठाता है और सेठ लालचंद के बेटे पर वार करता है तो हाथापाई में सेठ लालचंद का बेटा वहाँ से भाग जाता है। भाग जाने के बाद फिर उसकी पत्नी जो बबीता देवी होती है उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता है और दरांती से उसकी गर्दन को काट देता है। फिर बबीता देवी की कटी हुई गर्दन को लेके पुलिस थाने चला जाता है और पुलिस के सामने सारा माजरा सुना देता है। इसके बाद बबीता देवी के घर पे पुलिस पहुंचती है और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो यह बात भविष्य ही तय करेगा कि जय सिंह को क्या सज़ा सुनाएगी। क्या जय सिंह ने अपनी पत्नी के साथ सही किया या गलत किया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ये घटना सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना न ही किसी के दिल को आहत करना है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है, आप लोगों को सावधान करना है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, वंदे मातरम।